हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। तो आज ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले तो सैलिनिटी से आप क्या समझते हैं? तो सैलिनिटी अगर ओशन वाटर के संदर्भ में बात करें तो इसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल्स इन 1 kg ऑफ सी वाटर। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन 1 kg ऑफ सी वाटर। 1 किलो सी वाटर में जितना भी अमाउंट सॉल्ट होगा तो उसको बोलेंगे उस ओशन का उस पर्टिकुलर टाइम सैलिनिटी। ठीक है, इसको डिनोट्स किया जाता है। जो यूनिट है ये है पार्ट्स पर थाउजेंड, जिसको इस तरह के मार्क से दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन की है वो कितनी है। तो वो है हमारी 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। मतलब पूरे ओशन को अगर कंबाइन करके उसका टोटल सॉल्ट का जो क्या कहते हैं अमाउंट है उससे डिवाइड कर दे पूरे जो सी आपका ओशन का वाटर है उससे, तो उसकी जो सैलिनिटी निकल के आएगी वो आएगी 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। तो देखिए, अब दो सबसे जो मोस्ट प्रिवलेंट आयंस होते हैं जो सी वाटर में पाए जाते हैं वो होते हैं सोडियम एंड क्लोराइड, जिसको NaCl आपने देखा ना, NaCl कंपाउंड जो होते हैं। तो ये क्या करते हैं 85% ऑफ पूरे डिजॉल्व जो सॉल्ट्स होते हैं ओशन में उसका 85% ये अकेले होते हैं, Na और Cl। समझ रहे हैं? और जो बाकी जो मैग्नीशियम और सल्फेट होते हैं ये 10% रखते हैं। तो 95% तो खाली यही होगा, चार, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। और बाकी जो 5% बचे उसमें आते हैं आपके बचे हुए जितने आयंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो 5% होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम अपने पूरे अर्थ को देखते हैं तो सैलिनिटी कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है। तो अगर इक्वेटर की बात करें तो सैलिनिटी इक्वेटर पर लो पाई जाती है, और पोल्स की बात करें तो पोल्स पे भी लो पाई जाती है। लेकिन जो हमारा ये ट्रॉपिक जोन होता है, जो मिड लैटिट्यूड्स होते हैं, ये यहाँ पे सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी पाई जाती है। तो यही मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इससे पहले ये जानते हैं कि आखिर ओशन में सॉल्ट आता कहाँ से है। तो देखिए, सबसे पहले तो जितने लैंड से आएगा ओशन में, ठीक है, सॉल्ट। दूसरा हमारा सी फ्लोर के अंदर से आता है सॉल्ट। तो अब ये दोनों एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रन ऑफ फ्रॉम द लैंड्स। तो देखिए, रॉक्स लैंड पे जो होते हैं वो आर द मेजर सोर्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन द सी वाटर। अब कैसे आता है? देखिए, रेन पड़ता है जब लैंड पे, ठीक है, तो रेन क्या होता है स्लाइटली एसिडिक होगा। तो वो क्या करेगा, जब रॉक्स पे पड़ता है तो रॉक्स को इरोड करता है, और जो उसके आयंस होते हैं वो अपने जो रेन वाटर होता है वो अपने में मिला लेता है, और वो रेन वाटर नदी के रास्ते धीरे धीरे आके ओशन में मिल जाता है। ठीक है, तो अब जो रिवर वाटर होता है ना, उसमें अगर बात करें सॉल्ट का तो उसमें 60% तो हमारा कैल्शियम सल्फेट होगा, ठीक है, और 2% होगा सोडियम क्लोराइड। और जो 60% कैल्शियम सल्फेट है उसका मैक्सिमम पोर्शन तो जो हमारे मरीन ऑर्गेनिज्म हैं वो इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बचता है और जो ये NaCl होता है वो फाइनली ऐड कर देता है ओशन में सैलिनिटी। तो बात करें, मैनी ऑफ द डिजॉल्व आयंस आर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म, स्पेशली कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इन द ओशन, एंड आर रिमूव फ्रॉम द वाटर। बट और जो रिमूव नहीं होता सॉल्ट्स वो कंसनट्रेट करता है ओवर द टाइम, ओशन की जो सैलिनिटी होती है उसको बढ़ाता रहता है। तो अब बात करते हैं कि सी फ्लोर के अंदर से कैसे हमारा सॉल्ट आता है। देखिए, कुछ मैंने आपको ऑलरेडी जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा रखा है, वॉल्केनिक इरप्शंस जो अंडर वाटर भी होते हैं, ठीक है, और मिड ओशनिक रिज भी बताया था मैंने आपको। तो उसमें क्या होता है, अंदर से मिनरल्स बाहर आते हैं ना, मैग्मा आता है ना, तो उसमें साथ साथ तो बहुत सारे सॉल्ट्स भी लेके आता है, अंदर से बहुत सारे मिनरल्स लेके आता है, तो जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्रीज करते हैं हमारे सॉल्ट लेवल को। तो बात करें तो सम ओशन सॉल्ट्स कम्स फ्रॉम द अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, विच डायरेक्टली इंक्रीज द मिनरल्स इनटू ओशंस। दो कौन सी लोकेशन बताई थी मैंने आपको, मिड ओशनिक रिज और अंडर वाटर वॉल्केनोस। ठीक है, अब अनदर सोर्स ऑफ वाटर सॉल्ट्स की बात करें ओशन में तो वो है हमारा हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स। उसमें होता क्या है कि बहुत सारे सी फ्लोर्स में वेंट्स बने रहते हैं छेद टाइप के। तो उसमें से क्या होता है, जो क्रैक्स वगैरह होते हैं जगह जगह सी फ्लोर में, उसमें से वाटर अंदर जाता है। ठीक है, अंदर जाता है, फिर अंदर जो मोल्टेड वो होता है, हीट होती है मैग्मा की, उससे ये वाटर गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो ये जो अगल बगल के रॉक्स होते हैं ना उसको इरोड करता है, और उनके जो मिनरल्स होते हैं ना उसको अपने अंदर एक तरह से घोल लेता है। और फिर उसके बाद वो जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं उसके द्वारा वो वाटर जब बाहर निकलता है तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होंगे जो वाटर में आके मिल जाते हैं। समझ में आया? ईजी है, सिंपल। क्रैक्स के थ्रू अंदर गया, अंदर हीट हुआ वाटर, और फिर वो जो अगल बगल के जितने भी रॉक्स होंगे उनसे उसने क्या किया, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक्वायर की, और फिर ऊपर आया तो वहाँ पे उसने क्या किया, वो जितने भी सॉल्ट लेके आया था वो सारा सारा सी वाटर में मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो हीट होती है वो कॉज करती है सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, द वाटर टेंड्स टू लूज ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड द सल्फाइड एंड पिक द मेटल सच एज
आयरन, जिंक, कॉपर फ्रॉम द सराउंडिंग रॉक्स, जो मैंने बताया अभी आपको। द हीटेड वाटर इज रिलीज थ्रू द वेंट्स इन द सी फ्लोर एंड कैरिंग द मेटल्स विद इन इट। ठीक है, ईजी है, कोई ज़्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको सैलिनिटी इफेक्ट करता है, ठीक है, या फिर वो फैक्टर जो सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं। तो जो पहला फैक्टर है वो है मरीन ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स कम्युनिटी। तो देखिए, मरीन ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसको मरीन ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ मतलब सस्टेन करने के लिए एक्वायर करता है, मतलब उसको खाता है, तो वो सी वाटर में से कम करता है। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ मरीन ऑर्गेनिज्म बहुत ह्यूज मात्रा में होगा ना, वहाँ वहाँ जो ओशन सैलिनिटी है वो इन कंपैरिजन टू जहाँ पे नहीं है वो ऑर्गेनिज्म, वहाँ से कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वेव्स एंड करंट। तो देखिए, जब ओशन सैलिनिटी, जहाँ जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी वाटर का तो उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी सॉल्ट्स की वो बढ़ जाएगी। तो जहाँ जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ हमारा जो सैलिनिटी होगी वो आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इवेपोरेशन भी होगा, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक तरह से इवेपोरेट जो वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है। तो अब इतने अमाउंट में मान लीजिए 2 kg सी सॉल्ट है, अब ये इवेपोरेट होके वाटर इतना रह गया, लेकिन होगा तो उसमें 2 kg सी सॉल्ट ना। तो एक तरह से इवेपोरेशन क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है सैलिनिटी को। ठीक है, वेव्स की बात करें तो क्या कोस्टल एरिया में है, वेव आती हैं यहाँ पे हिट करती हैं, वहाँ यहाँ से इरोजन करती हैं, फिर वापस अंदर लेके जाती हैं। तो जहाँ जहाँ वेव्स इरोड करेंगी वहाँ से ये एरिया का सैलिनिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो करंट कैसे इफेक्ट करता है सैलिनिटी को, तो देखिए करंट्स क्या करता है, स्प्रेड करता है सैलिनिटी को। एक सेकंड में मैप में दिखाता हूँ आपको। देखिए, अब अगर आप इस यहाँ की बात करें ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जितना भी सैलिनिटी होगी ऊपर वाटर में वो पुश कर देगा यहाँ पे। तो अगर आप सैलिनिटी जब काउंट करेंगे तो यहाँ की सैलिनिटी से कम होगी, समझ रहे हैं, क्योंकि इस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में क्या किया, ये ऊपर सैलाइन वाटर था उसको पुश करके इसने इस तरफ कर दिया, जो कि हमारा आ गया ये यूके और जो यूरोप वाला पार्ट है इस तरफ। ठीक है, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जैसे आप डेप्थ में जाते हैं ना सैलिनिटी आपकी घटती है, तो ऊपर जो वाटर होता है उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ से पुश कर दिया इसने ऊपर के वाटर को, तो यहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज हो गई इन कंपैरिजन टू यहाँ पे। ऐसे यहाँ बात करें अगर, तो देखिए यहाँ पे हमारी चलती है इक्वेटोरियल करंट्स, तो यहाँ पे जितना भी वाटर होता है वार्म, ठीक है, जिसमें सलाइन वाटर होता है वो पुश कर देता है इस तरफ गल्फ की तरफ। तो यहाँ की कंपैरिजन में यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होता है। तो आप पाएंगे कि देखिए सेम लैटिट्यूड पे है, सेम टेम्परेचर मिल रहा है, सब कुछ सेम मिल रहा है इसको, लेकिन सैलिनिटी यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी करंट्स ने पुश कर दिया ना ऊपर के वाटर को, जहाँ पे सलाइन जो वाटर था। तो जब ये पुश कर दिया तो यहाँ कोल्ड वाटर आया, तो फिर यहाँ पे सैलिनिटी कम हो गई, यहाँ पे ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि करंट कैसे इफेक्ट करता है सैलिनिटी को। अब बात करते हैं डेंसिटी। तो देखिए जहाँ डेंसिटी सैलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ज़्यादा सलाइन वाटर होगा तो ज़्यादा डेंस होगा वो। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैलिनिटी से, मतलब कि अगर आप सॉल्ट ऐड करते हैं वाटर में तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो और घट जाएगा। सपोज अगर वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था तो वो और कम डिग्री पे फ्रीज होगा। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर आपने सॉल्ट ऐड किया किसी वाटर में तो उसको बॉयल होने के लिए अब ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। मतलब अगर 100 डिग्री पे वाटर बॉयल हो रहा था पहले, तो अब उसमें जब सॉल्ट ऐड कर दिया हमने तो वो अब बॉयल होगा 120 डिग्री पे, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, मतलब बढ़ जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब इवेपोरेशन की बात करें तो जहाँ पे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, तो मैंने क्या बताया था, इवेपोरेशन में आपका प्योर वाटर जाता है तो नीचे जो सैलिनिटी ऑफ ओशन बचेगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले जितना अमाउंट ऑफ वाटर था वो उसमें घुला हुआ था सॉल्ट उतना सेम। अब वो अमाउंट ऑफ वाटर जो प्योर पोर्शन तो उड़ गया, अब जो कम बचा है अमाउंट ऑफ वाटर उसमें भी सेम प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट है, तो इसकी सैलिनिटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी अपनी। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन की बात करें तो देखिए जस्ट रिवर्स है इसका इवेपोरेशन का, कि जब ज़्यादा वाटर पड़ेगा, पहले इतना था अब ज़्यादा वाटर आ गया तो जाहिर सी बात है सैलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे जो हमारा सैलिनिटी होती है वो लोअर होती है, ट्रॉपिक्स पे हाई होती है, और जो हमारे पोलर्स होते हैं उस पर भी लो होती है। अब ट्रॉपिक पे हाई होने का जो मेन रीज़न है वो है हमारा इवेपोरेशन, क्योंकि आपको पता है ना इंसोलेशन सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक पे पड़ता तो इक्वेटर पे भी है, लेकिन इक्वेटर पे क्या होता है कि क्लाउडी मतलब क्लाउड्स बहुत सारे बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन उतना नहीं हो पाता। प्रेसिपिटेशन तो बहुत होता है इक्वेटर पे, लेकिन हमारा ड्यू टू क्लाउड्स इवेपोरेशन नहीं हो पाता है। तो इवेपोरेशन जब क्लाउड्स बन जाएगा तो
परफेक्ट इंसोलेशन भी रिसीव नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ना, वहाँ पे क्लाउड्स नहीं फॉर्म होते हैं और वहाँ पे जो इंसोलेशन पड़ता है ना एकदम डायरेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से और बहुत बड़ी मात्रा में मतलब यहाँ से इवेपोरेशन होता है सी से वाटर का, ठीक है। और फिर इवेपोरेशन हो जाता है तो यहाँ की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये हम लेते हैं इक्वेटर, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो इक्वेटर पे है ये है हमारी लाइन, देखिए ये वाली लाइन है हमारी प्रेसिपिटेशन की लाइन, ये हमारी इवेपोरेशन की लाइन। तो इक्वेटर पे प्रेसिपिटेशन तो बहुत है लेकिन हमारा जो इवेपोरेशन है वो बहुत कम है। वहीं बात करें अगर ट्रॉपिक्स रीजन में, देखिए ट्रॉपिक है ये, तो यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है। बारिश तो सीजनल है, जैसे हम इंडिया में भी बात करते हैं, हमारा इंडिया ट्रॉपिक में, इंडिया में क्या है सीजनल, मतलब बारिश आती है कि सिर्फ मानसून आएगा तो ही बारिश आएगी। इवन हमारे पास तो फिर भी बारिश आ जाती है क्योंकि हमारा मानसून एक अलग फिनोमेना है। लेकिन बाकी जितने भी कंटिनेंट ट्रॉपिक पे हैं वहाँ तो वो भी बारिश नहीं आता है, वो बहुत लिमिटेड बारिश आती है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, तो यहाँ पे हमारी सैलिनिटी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, इवेपोरेशन कम, तो सैलिनिटी कम हो गई। और यहाँ पे तो दोनों चीज़ ही लगभग कम होती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा सैलिनिटी होगी वो कम होगी पोल्स पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सी वाटर में कंपोजिशन होता है वो क्या क्या होता है। तो देखिए जो कंपोजिशन है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत तरह तरह के सॉल्ट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें और सॉल्ट्स छोड़िए, सॉल्ट्स के अलावा आपको मिनरल्स भी मिलेगा सी वाटर में, ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया, हमारा सिल्वर हो गया, रेडियम हो गया, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जैसे सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, बहुत सारे जो जिसपे लिविंग जो मरीन ऑर्गेनिज्म होता है ना वो डिपेंड्स होते हैं। मतलब अगर वो ख़त्म हो जाए तो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ से डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कंपोजिशन के तौर पे अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो देखिए सबसे जो ज़्यादा परसेंटेज होता है वो हमारा होता है क्लोराइड का, ठीक है। बताया था ना मैंने, सोडियम क्लोराइड 85% करता है कंटेन, तो जिसमें से क्लोराइड करेगा 55% और सोडियम करेगा, ये हमारा पोर्शन सोडियम का है, सोडियम करेगा 30%। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 85% हो गया। उसके बाद हमारा जो सल्फेट होता है वो करता है 7.5%, ठीक है, ये हो गया सल्फेट। और ये हो गया हमारा मैंगनीज, और इन दोनों को मिला के मैंने बोला था क्या 10%। तो देखिए मैंगनीज और सल्फेट मिला के 10% हो गया, 10-11% कोई मैटर नहीं करता उतना, ठीक है। उसके अलावा जो बचा है 5%, उसमें सारे के सारे आपके सॉल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको एक याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन से परसेंटेज की, मतलब आप डिफरेंट सॉल्ट देगा, बोलेगा कि इसको ओशन वाटर में बढ़ते हुए क्रम में या फिर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर्स में उसके परसेंटेज के हिसाब से आप मार्क कीजिए। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है सारे। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड डायरेक्शन कैसे इफेक्ट करती है सैलिनिटी को। तो देखिए जो विंड की डायरेक्शन होती है, सपोज ये कंटिनेंट और ये कंटिनेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया इक्वेटर, तो यहाँ पे हमारी हो गई ट्रेड विंड, ठीक है, एक्टिव है। तो ट्रेड विंड क्या करेगी, जो ऊपर का सलाइन वाटर होगा वो फोर्स कर देगी इसको इस तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे घट जाएगी। मतलब अगर बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओशियन, ठीक है, इसमें ओशियन में ईस्टर्न कोस्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना ओशियन का ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओशियन में हमेशा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ओशियन के मुकाबले सैलिनिटी कम पाई जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे सिर्फ हमारी विंड एक्टिव रहती है, ठीक है। अगर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अब अगर आप बात करेंगे, एक सेकंड में दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है हमारा इस जो ओशन है इसका ये हो गया हमारा ईस्टर्न फ्लैंक, ठीक है। इस ओशन का ये हो गया हमारा वेस्टर्न फ्लैंक, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेटोरियल वेस्टर्न ली गई, तो यहाँ पे आप देखेंगे ओशन की जब नापेंगे तो ये होगा हमारा 37 तक पार्ट्स पर 1000 और ये वही यहाँ पे होगा हमारा 34 पार्ट्स पर 1000 तक, ठीक है। लेकिन इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो आप बोलेंगे सर बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी तो कम है अगर कंपेयर करें आपका अरेबियन सी से, तो वो क्यों? तो उसका रीज़न ये है कि आप जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल हमारी जितनी भी मेजर रिवर्स हैं, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, और जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं सारी की सारी गिरती हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो अब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है तो इसमें प्योर वाटर होगा ये, ठीक है। इवन जो नॉर्थ ईस्ट वाला वाटर होता है वो तो लोग ड्रिंक करते हैं, मतलब इतना प्योर होता है वो। तो वो सारा का सारा प्योर वाटर जब बे ऑफ बंगाल में गिरेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सैलिनिटी कम हो जाएगी। और वहीं अगर अरेबियन सी की बात करें तो देखिए इधर से तो कुछ गिरता नहीं है क्योंकि ये सब तो बंजर है, एकदम डेजर्ट एरिया है। अब इधर से भी खाली हमारी एक दो ही रिवर देखेंगे आपको, देखिए एक तो हमारी नर्मदा तापी हो गई, ठीक है, ऊपर से एक आपकी ये इंडस वाली रिवर हो गई, ठीक है। तो इसलिए हमारा बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी अरेबियन ओशन की सैलिनिटी से कम पाई गई है, ठीक है।
तो देखिए अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। तो सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो हमारे स्पेशल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। दूसरा हमारा डिपेंड करता है कि वो एनक्लोज सी है, पार्शली एनक्लोज सी है या फिर ओपन सी है, इस पर भी करता है, मैं भी बताऊंगा आपको आगे। तीसरा करता है इन्फ्लक्स ऑफ वाटर रिवर माउथ्स की उस पर्टिकुलर ओशन या सी में इन्फ्लक्स ऑफ रिवर कितना है, मतलब बहुत सारी अगर रिवर्स एक्टिव होंगी उस ओशन में जाके गिर रही होंगी तो वहाँ की सैलिनिटी कम होगी। और वही मान लीजिए कोई ऐसा सी है जहाँ पे कोई रिवर ही नहीं गिर रही है तो, और वो है ट्रॉपिक में, तो इवापोरेशन कंटिन्यूस है लेकिन कोई सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है नहीं, तो वहाँ की सैलिनिटी आपको बहुत बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी पे। तो हम तो देखिए हमने अभी पढ़ा था कि हमारा जो टोटल ओशन का जो एवरेज सैलिनिटी है वो कितनी थी, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। तो अब इसमें भी आप देखेंगे ना, जैसे ये हमारा हो गया अर्थ, ये हो गया नदर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। तो नदर्न हेमिस्फेयर की जो एवरेज सैलिनिटी है वो 34.5 है और सदर्न हेमिस्फेयर की जो सैलिनिटी है वो है 30.55। मतलब कि एक तरह से नदर्न हेमिस्फेयर की सैलिनिटी कम है सदर्न हेमिस्फेयर की सैलिनिटी से। उसका बहुत सारा रीजन है। एक तो आपका कंटिनेंट ही मेन रीजन हो गया, क्योंकि देखिए कंटिनेंट है तो बहुत सारी रिवर एक्टिव रहती हैं, आपको पता ही है। तो वो रिवर कंटिन्यूस मतलब अपना फ्रेश वाटर इसमें डालती रहती हैं, क्या कहते हैं आपके ओशंस में। और सदर्न हेमिस्फेयर में जो सैलिनिटी कम है उस ज़्यादा है, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि वहाँ पे आपने सुना होगा ना जो वेस्टर्लीज होती हैं, रोअरिंग 40s, ये फ्यूरियस 50s टाइप की जो होती हैं, बहुत ही मतलब बहुत इंटेंस वेस्टर्लीज होती हैं वो। मतलब उससे जैसे आपका सी है, ठीक है, इस पर बहुत इंटेंस करके जब कोई विंड बहेगी ना तो यहाँ से फ्रिक्शन पैदा होगा और हीट और बढ़ेगी और यहाँ से इवेपोरेशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं, देखिए लैटिट्यूड वाइज पूरा एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए अगर बिटवीन 15 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे सैलिनिटी होगी हमारी 34.5 पार्ट्स पर थाउजेंड। और उसका रीज़न क्या होगा, क्यों होगी यहाँ पे कम, क्योंकि प्रेसिपिटेशन कंटिन्यूस है, मैंने बताया था इवेपोरेशन इक्वेटर पे, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर होता है पूरे टाइम, और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तो इंसोलेशन उतना अच्छी तरह से एक्टिव नहीं हो पाता, जिसके वजह से आपका जिसकी वजह से आपका क्या कहते हैं इवेपोरेशन नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं बिटवीन 15 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी पाई जाती है, जो कि है 35 से 36, कहीं कहीं तो 41 तक पाई गई है। अब बताऊंगा मैं आपको अभी सी में। तो इसमें क्या रीज़न है, देखिए एक तो आपका जो प्रेसिपिटेशन इसमें थ्रू आउट ईयर था, तो एक तो थ्रू आउट ईयर नहीं होता है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लेकिन जो क्लाउड्स होता है वो फॉर्म नहीं होते हैं। तो क्लाउड्स मतलब फॉर्म नहीं होते इन द सेंस ये है कि कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होते हैं वहाँ पे, तो जो सोलर का रेडिएशन है वो कंटिन्यूस उस पर पड़ता रहता है एरिया पे, तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है और हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। जब हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा तो आपको पता है कि जो वहाँ की क्लाउडी और जो क्या कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एकदम शांत रहेगी, तो आपको इंसोलेशन रिसीव होता रहता है, इवेपोरेशन होता रहता है, ठीक है। और विंड भी हमारी प्रिवेल है यहाँ पे, तो विंड भी प्रिवेल है तो वो भी एक्सेलरेट करती है इवेपोरेशन को, तो इसलिए हमारी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे। अब बात करते हैं 40 डिग्री नॉर्थ और 55 डिग्री नॉर्थ में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा लेस सैलिनिटी अगर कंपेयर करें अब उसी के सेम सदर्न हेमिस्फेयर वाले पार्ट से। तो वहाँ पे लेस क्यों है, क्योंकि देखिए आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा कि फ्रंटल रेनफॉल और साइक्लोनिक जो टेम्परेट साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो जो साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत रेनफॉल करते हैं वहाँ पे। और इवन जो एयर मासेस वगैरह होती है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी उसमें ये बताऊंगा, एयर मासेस जब हॉट और कोल्ड वाली मिलती हैं तो वहाँ पे एक फ्रंट बनता है, वहाँ भी बहुत बारिश होती है। तो उस रेनफॉल की वजह से जो हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में 40 से 55 डिग्री नॉर्थ तक में बहुत कम सैलिनिटी पाई जाती है इन कंपैरिजन टू अगर वही बात करें हम सदर्न हेमिस्फेयर में। देखिए सदर्न में कितनी होगी, सदर्न में अब 34 से 35, जबकि यहाँ पे कितनी है 33 से 34, ठीक है। अब बात करते हैं बिटवीन 40 डिग्री साउथ से 50 डिग्री साउथ, सैलिनिटी कितनी होगी 34, ठीक है। और जो कि अपने नदर्न हेमिस्फेयर वाले पार्ट से ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर मैंने बताया था आपको वेस्टर्लीज बहुत एक्टिव रहती हैं, तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो आपका सैलिनिटी भी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे, क्योंकि वाटर ऊपर जा रहा है प्योर वाटर, तो नीचे कम वाटर बच रहा है और सॉल्ट सोर्स नहीं है, उतना ही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब वहीं अगर बात करें 55 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ में, तो सैलिनिटी आपको और कम मिलेगी 31 से 33, ठीक है। उसमें क्या रीजन है, उसका रीजन है आइस मेल्ट्स और इन्फ्लक्स ऑफ टेम्परेट रिवर्स। तो हमारे जो नदन में है कंटिनेंट सारे भरे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आपको पहाड़ों पे आइस कैप भी मिलेगी,
ठीक है। तो वो आइस कैप मेल्ट होती रहती है कंटिन्यूस, तो फ्रेश फ्लो और अंदर आता रहता है उसमें सी में। अब वही सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो कोई कंटिनेंट नहीं है, कोई ऐसा माउंटेन्स का आइस कैप नहीं है कोई, ठीक है। वहाँ पे सिंपल और इवन आपको देखेंगे कि कंटिनेंट ना होने के कारण वही सेम आपका जो वेस्टर्लीज या ईस्टर्लीज जो भी है वो एक्टिव रहती हैं अपनी एक पर्टिकुलर उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी आपका क्या कहते हैं, एक तो वेस्टर्लीज बता ही दिया मैंने प्रिवेल हैं, ऊपर से मिक्सिंग वगैरह होती है वो बहुत अच्छी होती है, और कोई एब्सेंस ऑफ रिवर इनफ्लक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ की कोई रिवर ही नहीं है, जब कंटिनेंट नहीं होगा तो रिवर कहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में प्री में काफ़ी आ जाता है, और इवन नॉर्मल एग्जाम्स भी होते हैं उसमें बहुत बार आता है, ये पूछा गया है कि पूछ लेगा सिंपल कि सैलिनिटी कौन किस में ज़्यादा है किस में कम है, या फिर उसको बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में मार्क करें। तो देखिए सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है रेड सी की, उसके बाद है हमारा मेडिटेरियन सी जिसमें 39 होता है, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको 38, सरगासो सी 36, नॉर्थ सी 31, ब्लैक सी 18, बाल्टिक सी 3 से 10, हडसन बे 3 से 9। बताइए कितना कम हो गया यहाँ पे। वहीं रेड सी में देखिए, वहीं हडसन बे में देखिए। तो देखिए रेड सी में जो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी का रीजन है, एक तो टेम्परेचर बहुत होता है तो इवापोरेशन बहुत होता है, और चारों तरफ डेजर्ट है तो कोई रिवर का इन्फ्लक्स नहीं है, ठीक है। मैं लोकेशन दिखाता हूँ आपको। तो अब यहाँ देखिए ये हमारा रेड सी, ठीक है। अब ये हमारा पड़ता है किसमें, ट्रॉपिक जोन में पड़ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ, साथ ही साथ आपको पता है कि चारों तरफ इसका जो है वो सिर्फ डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया है तो कोई रिवर भी इन्फ्लक्स नहीं होती इसमें, तो इसलिए यहाँ का जो आपका सलाइन वाटर जो होगा वो काफ़ी सलाइन होगा। अब बात करते हैं मेडिटेरियन सी की, तो यहाँ पे क्या है, ये तो एक एनक्लोज सी है कम्प्लीटली, ठीक है, और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। देखिए ये हमारा मेडिटेरियन सी, ये क्या है, एनक्लोज्ड है, नीचे तो पूरा पूरा डेजर्ट है, कोई रिवर जाने का चांस नहीं है। ऊपर भी जितनी रिवर्स हैं उसमें बहुत इक्का दुक्का ही होंगी जो इसमें जाती हैं, बाकी तो आपको इवन ब्लैक सी में ज़्यादा जाती नज़र आ जाएंगी मेडिटेरियन सी से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है एक तरह से, तो यहाँ पे इंटेंस इवापोरेशन भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सैलिनिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा गल्फ ऑफ मैक्सिको की। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या बताया था मैंने, जो आपकी इक्वेटोरियल जो ये करंट होती है वार्म करंट, वो सारा का सारा जो सलाइन वाटर होता है वो पुश कर देती हैं इस तरफ। तो यहाँ पे क्या आता है, और इवन जब ये इक्वेटोरियल करंट्स हैं, ये वार्म करंट्स हैं, तो वार्म करंट्स हैं तो यहाँ पे सारा पुश कर देंगे, तो जो पूरा एरिया वार्म रहता है तो इवेपोरेशन भी बहुत होगा, सलाइन वाटर भी जा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सरगासो सी की। तो तो सरगासम सी जो ये है, ये सरगासो सी है हमारा, तो यहाँ पे सीवीड्स पाया जाता है, उसके वजह से भी यहाँ सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है, ठीक है। तो कोल्ड वेदर होता है तो सीधा इंसोलेशन पड़ता है, इवेपोरेशन हो जाता है, कोई क्लाउड्स वगैरह फॉर्मेशन भी नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं अगला नॉर्थ सी की। तो नॉर्थ सी की आप देखेंगे कि नॉर्थ और बाल्टिक सी ना, देखिए एक सेकेंड, नॉर्थ सी आपका ये रहा और बाल्टिक सी आपका ये रहा, आप देखेंगे दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन नॉर्थ सी की इवन बाल्टिक सी से ज़्यादा है अगर इन दोनों में कंपेयर करें। अब क्यों, देखिए यहाँ से हमारा पता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती हैं, तो वो क्या करती हैं, ये वार्म करंट होती हैं, तो ये यहाँ से सैलिनिटी को पुश करके यहाँ ले आती हैं सलाइन वाटर को, ठीक है। और साथ ही साथ जब वार्म एरिया यहाँ पड़ता है तो यहाँ से इवेपोरेशन भी शुरू हो जाता है, तो इसके कारण भी यहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होती है। जबकि ये जो हमारा बाल्टिक सी है, यहाँ पे एक तो कोई क्या कहते हैं, कोई वार्म करंट्स नहीं है, दूसरी यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ रिवर भी है, बहुत सारी रिवर्स बाल्टिक सी में गिरती हैं, तो इसकी वजह से बाल्टिक सी काफ़ी कम होती है सैलिनिटी इन कंपेयर टू नॉर्थ सी की बात करें, ये होती तो नॉर्थ सी की भी कम है, लेकिन इन दोनों में कंपेयर बात करें तो बाल्टिक सी की और कम होती है, ठीक है। एक सेकेंड, अब बात करते हैं अपना ब्लैक सी की। तो ब्लैक सी में इन्फ्लक्स ऑफ रिवर बहुत है, काफ़ी सारी रिवर्स इसमें गिर रही हैं, इस चक्कर में इसकी सैलिनिटी इन कंपेरिजन टू मेडिटेरियन काफ़ी कम होती है, और रेड सी की कंपेयर में बात करें तो, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सलाइन वाटर। तो अगर इन जनरल बात करें तो सैलिनिटी डेप्थ के साथ साथ डिक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि जो कोल्ड वाटर होता है ना, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वाटर कोल्ड होता जाएगा, तो कोल्ड वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉल्ट पकड़ने की वो कम होती है, तो जब होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है सैलिनिटी कम होगी वहाँ पे। और वहीं वार्म करंट की बात करें, वार्म वाटर की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट अपने अंदर डिजोल्व करके रख सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेटर पे, तीनों देखेंगे, इक्वेटर, मिड लैटिट्यूड और पोलर रीजन में। तो इक्वेटर पे बात करें तो हमको पता है कि प्रेसिपिटेशन पूरे साल होता रहता है वहाँ पे, तो जब प्रेसिपिटेशन होगा मतलब प्योर वाटर नहीं ऊपर आ रहा है, तो एक तरह से हम वहाँ पे जो हम देखेंगे, हम ये पाएंगे कि ऊपर के 200 मीटर डेप्थ तक सैलिनिटी हमारी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो बढ़ेगी, मतलब ऊपर फ्रेश वाटर प्रेसिपिटेट हुआ है तो ऊपर सैलिनिटी कम होगी,
क्योंकि फ्रेश वाटर आया है ना, और नीचे जाएंगे तो एक पोर्शन 200 मीटर तक तो ये सैलिनिटी बढ़ेगी, उसके बाद फिर सैलिनिटी अपना डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब वही मिड लैटिट्यूड की बात करें तो मिड लैटिट्यूड में ये पाया गया है कि देखिए आपका जो ऊपर का सरफेस होता है ना वो सबसे ज़्यादा सेलाइन होता है, और 350 मीटर तक तो बहुत ज़्यादा सेलाइन होता है। उसके बाद फिर वो कंटिन्यूस डिक्रीज होता रहता है डेप्थ के साथ साथ, क्योंकि बताया था ना वो कि मिड लैटिट्यूड पे आपका इंसोलेशन डायरेक्ट होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे रीजन्स हैं। और बात करते हैं पोलर रीजन की, तो देखिए पोलर रीजन में तो होता क्या है कि जितने भी हमारे पोलर पे आइसबर्ग्स वगैरह हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आइस मेल्टिंग प्रोसेस बहुत होती है, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है वो ऊपर आके तैरता है पोलर रीजन्स पे। इसलिए हमने ये देखा है कि जब डेप्थ में जाएंगे ना तो एक पर्टिकुलर टाइम तक सैलिनिटी बढ़ती है, उसके बाद फिर कंटिन्यूस डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जो येलो वाला है वो हमारा सब ट्रॉपिकल है, इक्वेटर हमारा रेड है, और जो हमारा ये क्या कहते हैं ब्लू है वो है हमारा पोलर। तो अगर इक्वेटर की बात करें तो सबसे पहले ऊपर क्या बताया था मैंने, 200 मीटर तक आपका क्या होगा, क्या बताया था मैंने, फ्रेश वाटर जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्रेश वाटर ऊपर से पड़ रहा है। तो जैसे ही सैलिनिटी की बात करें तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे हमारा सैलिनिटी बढ़ता जाएगा, और फिर एक टाइम बाद फिर वो कंटिन्यूस डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब सब ट्रॉपिक की बात करें तो सैलिनिटी हमारा क्या बोला था मैंने कि कुछ 350 मीटर तक तो हाई रहती है। ठीक है, हाई सेलाइन वाटर है यहाँ पे 37 से 38 तक होगा, उसके बाद फिर शार्पली डिक्रीज होती है। और वहीं अगर पोलर की बात करें तो ऊपर क्या था हमारा आइस मेल्टिंग थी, तो फ्रेश वाटर था, तो सैलिनिटी हल्की से डिक्रीज हुई, उसके बाद कंटिन्यूस इंक्रीज होती है, फिर जाके एक जगह सेचुरेट हो जाती है। तो आप ओशन के डेप्थ में अगर जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि पोलर सब ट्रॉपिक्स और इक्वेटर पे लगभग आसपास ही सैलिनिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट द सेलाइन वाटर और ओशन सैलिनिटी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स।